मैं अमृता दीदी से निवेदन करूंगी कि स्क्रीन शेयर करेंगे आज के विषय के लिए। जैसे कि अभी हमारी बहन मीना ने संचालन के क्रम में काफी कुछ कहा और बताया कि ये विषय कितना आवश्यक है। विषय आज का जो है वो है कन्या जीवन में तनाव, उसके कारण और निवारण। क्यों होता है तनाव, तनाव के कारण क्या है और कारणों को देखते हुए अपन निवारण के बारे में भी सोचेंगे। तो ये तनाव क्या होता है, पहले तो थोड़ी सी बात करें आगे निकलने के पहले। जैसे कि बताया गया ना, शारीरिक तनाव कम होता है, मानसिक तनाव ज्यादा होता है आजकल। आपने देखा होगा जहां भी इस आयु वर्ग की बच्चियां होती हैं, या मैं बच्चियों से बात कर रही हूँ कन्या कौशल शिविर के अंतर्गत, कि आप लोग सोचिए कि इस किशोर वय में क्या आपको तनाव नहीं होता? तो जवाब यही मिलेगा कि तनाव होता है। किसी को तो तनाव अपने परीक्षा का हुआ है, कोई परीक्षा है तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे पास होंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो किसी को अपने घर वालों से तनाव होता है, किसी को कोई नौकरी करने का मन में है तो जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा का क्या है, किसी के घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है मान लीजिए, और भी कारण से। तो किसी में हीनता की भावना आ रही है, तो किसी के घर में कोई भेदभाव हो रहा है, इसके लिए तनाव हो रहा है। फिर लड़की शादी की उम्र की हो जाती है तो उससे भी संबंधित तनाव हो जाते हैं। कई तनाव होते हैं ऐसे कि मेरी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, कैसा वर मिलेगा, क्या होगा। घर से बाहर निकलती हैं तो आते जाते उनको सुरक्षा का भी तनाव हो जाता है कभी कभी, कि कोई लड़के छेड़ते हैं, कि कोई रास्ते में अगर ऐसा कोई मिल गया, और जैसे कि आमतौर पर होता है तो फिर क्या होगा। अनेक प्रकार के तनाव की समस्या से हमारी किशोरियां, युवतियां गुजरती हैं। और कहने को तो 21वीं सदी नारी सदी आ रही है और लड़कियों को बहुत आगे बढ़ गई है, आगे बढ़ना है। लेकिन इस तनाव के परिणाम स्वरूप जो दूसरों को तनाव से मुक्त कर सकती है और अपने स्वयं के जीवनी शक्ति से भी सिंचित कर सकती है, वो कहीं तिरोहित हो जाता है और घुट घुट के जीती है अगर तनाव का निवारण नहीं हो तो हम कन्या शिविर में इस विषय के अंतर्गत उन तनावों की चर्चा ही नहीं करेंगे, बल्कि उसका समाधान भी सुझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि इस आयु वर्ग की जो हमारी एक अधखिली हमारी बच्ची है वो पूर्णतः खिल सके, उसको इस भगवान की सृष्टि में सुंदरता की पराकाष्ठा में पहुंचने का और पूर्ण विकसित होने का अवसर जो मिला हुआ है, उस अवसर को वो प्राप्त कर सके, सही तरीके से उसको जी सके। तो आइए वे तनाव कौन कौन से हैं और उसके कारण और निवारणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, जब कन्या जीवन में तनाव की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला, चूंकि किशोरियां होती हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली होती हैं, इसलिए पहला तनाव तो उनको परीक्षा से संबंधित हो जाता है। स्लाइड चेंज करेंगे, नेक्स्ट। परीक्षा और पाठ्यक्रम का इतना दबाव होता है उनके ऊपर कि उस दबाव के परिणाम स्वरूप बड़ा तनाव झेलती है वो। क्या है कारण उसका? परीक्षा का या पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा है, याद नहीं हो रहा है, उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है, तैयारी कर रहे हैं जैसे तैसे तो जल्दी याद नहीं होता, या तैयारी करने के बाद में भूल जाते हैं। परीक्षा की तैयारी करने के लिए या तो टाइम ही नहीं मिला पर्याप्त रूप से, या पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। इस तरह के तनाव के कारण होते हैं आमतौर पर। परीक्षा संबंधी जो होते हैं या पाठ्यक्रम को पूरा न कर पाने के लिए जो होते हैं तनाव, वो इस तरह की चीजें होती हैं। अब इसके निवारण के बारे में सोचते हैं तो मैं बच्चों से ही पूछ रही हूँ, मैं लड़कियों से, आप किशोरियों से, कि आप सोचिए, समाधान तो बाद में बताएंगे। आप बताइए, क्या तनाव के जो कारण उसका निवारण आपके पास नहीं है? आपको नहीं पता कि कब एग्जाम होना है? भाई, टीचर के बताने के अनुसार स्कूल में जो कुछ भी पहले से ही रिपोर्ट किया जाता है सबको पता चल रहा है। आपको तो मालूम रहता है कब यूनिट टेस्ट होना है, कब वीकली टेस्ट होना है, कब हाफ ईयरली, कब और एनुअल एग्जाम होना है, सब पता रहता है पहले से ही। फिर तनाव क्यों होना चाहिए? जो सिलेबस होता है उसकी भी जानकारी हमें पहले से होती, तो फिर क्यों होना चाहिए? यदि हम इसके तह में जाते हैं तो पता चलता है तनाव का जो कारण है ना, बड़ा कारण जो है, वो हमारे समय के प्रबंधन का अभाव होना है। नेक्स्ट, समय प्रबंधन नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हम। समय का प्रबंधन नहीं कर पाने के परिणाम स्वरूप हम करते क्या है, बस समय गुजरता जाता है, गुजरता जाता है। एक व्यवस्थित क्रम से जो समय का सदुपयोग करके हमें
एक नियोजित तरीके से समय का नियोजन करके हमें व्यवस्थित तरीके से एक एक कार्यों के लिए समय सारिणी बनानी चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, ये चीज दिखाई नहीं देता। तो निवारण में क्या है? तो सबसे पहला तो क्या करें, हमको क्या करना चाहिए? समय प्रबंधन करना चाहिए। समय प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है कि वर्ष भर की समय सारिणी बनाएं। वर्ष भर की समय सारिणी बनाने का मतलब क्या? समय सारिणी बनाकर हम अध्ययन करें। किस विषय को पहले याद करना है, किस विषय को बाद में याद करना है। जो विषय पढ़ाया गया प्रथम चरण में, तो उसको, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज जाते हैं और क्लास में उसको टीचर ने पढ़ा दिया, भाई क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, तो टीचर के पढ़ाने के बाद आपको निश्चित रूप से उसको तुरंत उसको एक रीडिंग लगा लेनी चाहिए। ये पहला चरण है। दूसरे चरण में उसके पश्चात फिर 1 सप्ताह के बाद उसकी पुनरावृत्ति करें। तीसरे चरण में फिर उसका रिपीटिशन करें 1 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में। ऐसे जब 3-4 बार उसकी पुनरावृत्ति होगी, 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद और एनुअल एग्जाम के पहले, तो वो निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो जाएगा और वो तनाव नहीं रहेगा जिस प्रकार से तनाव रहता है। कितने लोग तो तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, परीक्षा के पहले ही घबरा करके। कितने सारे बच्चों की ऐसी समाचार मिलते हैं, आपने भी सुना होगा। तो ये तो उचित नहीं है। इसका समाधान आपके हाथ में है कि विषय को हम कई चरणों में पुनरावृत्ति करें। आमतौर पे क्या करते हैं, 2-3 महीने बचे रहते हैं, तब परीक्षा की याद आती है और बाकी समय तो यूं गुजरता चला जाता है। परीक्षा पास आने पर सारे विषय को एक साथ पढ़ने के लिए सोचते हैं, पहाड़ जैसा पाठ्यक्रम और कम समय में इतना सारा विषय और इतने सारे सिलेबस, तो ये उचित नहीं है, इसीलिए तनाव होता है। तो क्या करें हम, जब टाइम टेबल बनाएं याद करने के लिए, पाठ्यक्रम को याद करने के लिए, तो अध्ययन करने की विधि को भी ध्यान रखें और दूसरी बात, सभी विषयों की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम कितना सरल है कि कितना कठिन है, उसकी जटिलता के आधार पर और किसको याद करने के लिए कितना समय देना चाहिए, सरल है कि कठिन है, इसके आधार पर उसके लिए समय का आवंटन किया जाना चाहिए, तब बात बनेगी। हिंदी सरल सब्जेक्ट है, कम समय देकर शायद उसको याद कर सकते हैं। जो कठिन विषय है या जिसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, तो नेचुरली उसके लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब ये है कि हम सोच विचार करके समय रहते समय के पहले ही यदि अपने समय का प्रबंधन करें, समय सारिणी बनाएं और नियोजित तरीके से हम पढ़ाई लिखाई करें और साल भर हम एक्टिव रहें, तो कोई कारण नहीं कि हम परीक्षा को लेकर के और पाठ्यक्रम को लेकर के तनावग्रस्त रहेंगे। जो सफल विद्यार्थी होते हैं, सफल विद्यार्थियों का यही अनुभव है। जितने भी सफल लोग रहते हैं, वो नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, समझ-बूझ करके चलते हैं, समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। समय को फूँक-फूँक कर जैसे कदम रखना कहते हैं ना, वैसे समय को, समय ही जीवन है कहते हैं, उसी प्रकार से सफलता का सारा रहस्य जो है, वो समय के प्रबंधन में छिपा हुआ है। ये पता रहना चाहिए किनको? हम विद्यार्थियों को। ये हुआ नंबर 1 उसका निवारण। अब दूसरा जो तनाव का कारण है, नंबर 2, नेक्स्ट दीदी, वो क्या है वास्तव में? नेक्स्ट 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 दूसरा जो तनाव का जो कारण है, वो है जॉब कैरियर का मिलना। कैसे मिलेगा, कैसा ना मिलेगा, आप स्लाइड को खिसकाते जाइएगा दीदी, जैसे होता जाता है ना एक्सप्लेनेशन, तो खिसकाते जाइएगा अपने आप से। अभी नहीं हुआ है। अब ये कैरियर का तनाव कैसा होता है, किस फील्ड में जाएं, किस में ना जाएं। तो अक्सर होता है कि मेरी ये सहेली गई है तो मैं भी यही वाला पढ़ूंगी, इसी क्षेत्र में भी जाऊंगी। अब उस फील्ड की तैयारी भी कैसे करें, ये भी नहीं मालूम रहता है। सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तो कमी है भाई, इतनी सारी नौकरियों के चांस मिलेंगे कहाँ, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, तो सरकारी नौकरियों की कमी है, मार्गदर्शन की भी कमी है। किस फील्ड में जाएं, कैसे जॉब की तैयारी करें, इसके लिए मार्गदर्शन देने वालों की भी कमी है, किससे मार्गदर्शन ले। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। अब समाधान क्या सोचते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट समाधान क्या करें इसका, इसके संबंध में, तो वो देखिए। पहली बात, पहले तो अपनी मेरी रुचि किसमें है, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, दूसरों को देख देख करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो आपको धोखा ही मिलने वाला है। आप दूसरों को देख करके जॉब का निर्धारण कर लेते हैं, विषय का निर्धारण कर लेते हैं, पढ़ने के लिए भी और जॉब के लिए भी। कुछ समय के पश्चात चूंकि आपकी वो रुचि के अनुकूल नहीं है,
आपकी आत्मा के साथ उस रुचि का कोई संबंध नहीं है, आपके संस्कार में वो चीज नहीं है, इसलिए मन उचटने लगता है और आप असफल होकर के थक जाते हैं। इसलिए अपने स्वयं के इंटरेस्ट को देखिए। और पढ़ना ही पढ़ना भी जरूरी नहीं है। सब पढ़ते हैं, मैं भी उच्च शिक्षा पाऊंगी, डबल पीजी करूंगी और पीजीडीसीए करूंगी, और आपका मन लगता है बागवानी करने में, आपको मन लगता है कि हम कुछ अच्छा ऐसा काम करें, सॉलोमन वाला काम करें, मतलब शारीरिक मेहनत वाला काम करें, तो फिर उनका नकल करना उचित नहीं है। तो रुचि के अनुसार लक्ष्य को निर्धारित करना है, विषय को निर्धारित करना है। आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, कि आपको कोई और लाइन में जाना है, कि आपको टीचर बनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, अपनी रुचि को जांचिए। कैसे जांचते हैं? बार बार अपना मन जिस विषय की ओर दौड़े, बार बार अपना मन जिस विषय की कल्पना करे, आप समझ लीजिए आपकी रुचि उसमें है, आपके संस्कार उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उसी लाइन में जाइए। और क्या करें, जब निर्धारित हो जाए लक्ष्य, तो जो निर्धारण किया आपने अपने लक्ष्य का, उस क्षेत्र के जो भी सफल व्यक्ति होते हैं, जानकार व्यक्ति होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, ऐसे टीचर से, ऐसे सीनियर से, है ना, ऐसे लोगों को मार्गदर्शक बनाकर ऐसे लोगों की सर्किल में रहना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए, सही है गलत है, इसके साथ में आगे क्या संभावनाएं हैं, इसमें कैसे सक्सेस होते हैं, इसके लिए क्या एग्जाम होता है, कि क्या करना पड़ता है, इन सारी चीजों को लेकर के। और जिस विषय को आप सोच रहे हैं उसका स्कोप भी है कि नहीं है, क्योंकि विषय तो बहुत अच्छा है साहब, पढ़ने में रुचि भी लगती है, लेकिन उसका कोई स्कोप नहीं है आगे जा करके, तब भी आपको उसमें जॉब नहीं मिलेगा। तो स्कोप क्या है वो भी समझिए। इन सब के आधार पर लक्ष्य को निश्चित करना सही रहता है। और जो लक्ष्य बना लिया, नेक्स्ट, जो लक्ष्य बना लिया उस लक्ष्य में आप अडिग रहिए, ये भी जरूरी है। हाँ, ठीक से सोचा नहीं है और लक्ष्य बना लिया, तो आप अपने लक्ष्य को बदल भी सकते हैं। ये मत सोचिए कि लक्ष्य को अडिग रहना चाहिए, तो हमने जो सोच लिया सो सोच लिया। अपने चारों ओर का वातावरण, अपनी कैपेसिटी, अपनी रुचि और अपनी क्षमता के साथ अपने उस अवसर को प्राप्त करने के लिए जो साधन सुविधाएं, सबको देख करके आप उसके लिए निर्णय लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप उसको बदल भी सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार ट्यूशन, कोचिंग, इनके साथ में दृढ़ संकल्प लेकर के प्रबल पुरुषार्थ करें। यदि आपको सही तरीके से कोचिंग उस विषय का मिलता है, संगी साथी मिलते हैं, तो आप जो है पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उसको आप पा सकेंगे। फिर से दोहराऊंगी कि किसी की देखा देखी या किसी के दबाव में आकर के कोई निर्णय न लें। नेक्स्ट, तो करियर का जो है ये आपने देखा, इसके तनाव से आप इस प्रकार से बच सकते हैं, उतना तनाव आपको नहीं रहेगा। अब इसके पश्चात है, देखिए लड़कियों को विशेष रूप से जो होता है, एक उम्र के बाद में विवाह संबंधी तनाव घेरने लगता है। क्यों होता है ऐसा? विवाह का तनाव होना चाहिए क्या? पहले तो कभी नहीं होता था। विवाह का तनाव होता है, उसका कारण क्या है? विवाह होने के पहले ही, विवाह की आयु के पहले ही लड़कियां जो है एक उम्र में पहुंच करके ये अपने सतरंगे सपने देखना शुरू कर देती हैं और कल्पना करने लगती, मुझे ऐसा जीवन साथी मिलेगा, ऐसा मेरे सपनों का राजकुमार होगा, ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो कल्पना लोक में ही अपना ना एक ऐसी छवि बना लेती है अपने आगामी, अपने जो अनुमानित वर की, और उसकी कल्पना में वो खोई रहती है, ये होना चाहिए, एक ये आइडियल वर है, इस तरह से उसका मन रहता है। तो पसंद और कल्पना के अनुरूप जीवन साथी ये मिले ही ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। बस इसी प्रकार के अनिश्चितता के परिणाम स्वरूप उसका मन झूलने लगता है कि पता नहीं कैसा मिलेगा। अच्छा, ये भी होता है आजकल की स्थिति में, तो कोई स्मोकिंग करने वाला मिल गया, कोई ड्रिंक करने वाला मिल गया, तो कोई सही सही मिला कि नहीं मिला पता नहीं, कोई धोखेबाज तो नहीं मिल जाएगा। कैसे जांचेंगे कि आदमी सही है कि नहीं है, कैसे उसको परखेंगे, क्या करेंगे, ये बड़ी परेशानी फिर वो रहती है। और कई लोग तो कई कई हमारी बच्चियां अविवाहित रहने के लिए विवश हो जाती है ऐसी स्थिति में। ये तनाव ही है एक तरह से, मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला, जानबूझ करके कौन कुएं में कूदे, खाई में कूदे, तो उनको लगता है कि अरे इससे तो अच्छा है कि अविवाहित ही रह जाए। तो कितने सारी बच्चियां आज, लड़कियां जो है अविवाहित जीवन जीने किसी कारण से उनको मजबूर होना पड़ता है। दहेज प्रथा भी एक दानव है, इसके कारण भी तनाव होता है। कई समाज ऐसे जहाँ पर कि बहुत चढ़ बढ़ करके दहेज प्रथा का प्रचलन है, और माता पिता अपनी सीमित पूंजी में उनके लिए जब मनचाहा दहेज का उसको उसका उसकी व्यवस्था नहीं बना पाते, तो ये तनाव घेरता है। और एक ये भी है, उनको रूप सौंदर्य से संबंधित परेशानी होती है, क्या कि मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूँ
और विवाह के लिए तो सुंदर सुंदर लोगों को ढूंढा जाता है। गोरी चिट्टी नाक नक्श जिसके बड़े तीखे हों, उनको एक नजर में लड़के अपना विवाह के लिए चयन करते हैं। उनको एग्री होते हैं, तो फिर मैं तो सुंदर नहीं हूँ, तो उनके समान तो फिर मैं तो सुंदर नहीं, तो मेरा विवाह कैसे होगा। इस प्रकार के कारण होते हैं जो विवाह से संबंधित तनाव हमारी बच्चियों के मन में पैदा करते हैं। और ये छोटी समस्या नहीं है, ये बड़ी समस्या है। नेक्स्ट आते हैं, विचार करिए, देखिए कि हम क्या इसका समाधान कर सकते हैं। काफी कुछ इसका निवारण समाधान जो है ना, वो अपने स्वयं की सोच पर है। कैसे? पहली बात, अपना वश दूसरे पर तो नहीं है। कौन व्यक्ति कैसा है, कौन क्या करेगा, कौन हमारे साथ कैसे रहेगा, क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है भाई, क्या होगा। हम तो वर्तमान को समझते हैं, वर्तमान को जानते हैं, वर्तमान हमारे वश में है। और हम स्वयं, तो हमारा वश जो है स्वयं अपने आप को शिक्षित करना, संस्कारित करना, अपने आप को सबल बनाना, अपने आप को सुदृढ़ बनाना, अपने आप को सबल बनाना, सशक्त बनाना, इस पर है। और ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है या जो अविवाहित जीवन काल होता है, उसमें क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने आप को दक्ष बनाते हैं, कुशल बनाते हैं, काम काज सीखते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, शिक्षित बनते हैं, संस्कारी बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं, यही सब तो होता है। तो ये करना है, और ये इसके लिए हम अपने स्वयं स्वयं के वश में हैं, हम ये हमारे वश में है। ठीक है, तो खुश रहिए। दूसरों पर हमारा वश नहीं है भाई। अब जिस पर हमारा वश है अपने आप पर, हम वो करें। ठीक है। दूसरी बात, विवाह, कई बार ऐसा होता है कि विवाह होना जरूरी है सोच करके टेंशन होने लगता है कई लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है और एक समय में विवाह होना चाहिए, हो जाना चाहिए। क्यों? जीवन आसान हो जाता है एक। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे तो जो कुछ भी साधनाएं होती हैं, क्या साधना? त्याग की, सेवा की, सहिष्णुता की, वो भी विवाहित होने के पश्चात जो नया परिवार मिलता है, नए लोग होते हैं, उनके साथ में ये किया जाता है, ये साधना की जाती है। बहुत से लोग इसको करते हैं, जानते हैं। लेकिन अगर विवाह नहीं हुआ और वो फांसी लगाने को तैयार हो जा रही, इससे तो मर जाती मैं, मेरा विवाह नहीं हुआ तो वो लटक करके वो समाप्त हो गए, मेरे पापा के पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे लटक जाना चाहिए, घर से चले जाना चाहिए, मेरे कारण सब परेशान। गलत बात। हमारी बच्चियों को इस प्रकार से उनकी मानसिकता बनाने में बड़े लोगों का भी हाथ है। ये क्यों सोचा जाता कि लड़की की शादी हर हाल में होनी ही चाहिए? मैं गांव में मैंने एक दृश्य देखा, बातें सुनी मैंने, ये बुजुर्गों की, बुजुर्ग जो वृद्धा माताएं हैं, वो उनके मुंह से सुना, अरे कैसनो होए हाड़ में हल्दी भर लग जाए, कम से कम कैसनो करके बिहाव हो जाए, रहा चाहे झन रहे। मैं अवाक रह गई सुनकर, अरे विवाह होने के बाद में रहे चाहे ना रहे, ये बात कहाँ से आती भाई? विवाह जीवन को खुशहाल बनाने के लिए होता है। विवाह स्थायी जीवन यापन की व्यवस्था बनाने के लिए है वो तो विवाह को एक सामाजिक व्यवस्था अगर माना जाएगा और ये मान लिया जाए कि विवाह इतना आवश्यक नहीं है कि अगर विवाह नहीं हुआ तो लड़की को आत्महत्या करनी पड़ जाए, और विवाह अगर नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो उसको कोई दुनिया में लोग उसको लांछन लगाने लग जाए, उनके माता पिता पर उंगली उठाने लग जाए। कदापि नहीं ऐसा। ये सोच बदलनी होगी बड़ों को भी और हमारी बच्चियों को भी। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, ये जीवन आसान होता है, लेकिन किसी भी कीमत पर ये अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट, अनिवार्य है कहेंगे तो हमारी बच्चियों पर, लड़कियों पर गलत असर पड़ेगा। और मैं सारी लड़कियों से, सारी हमारी कन्याओं से कहना चाहूंगी, बिल्कुल भी इस प्रकार की बातें अपने मस्तिष्क में ना आने दें। एक से एक ऐसी लड़कियां हुई जो पूरे जीवन काल में अविवाहित रही। आपने लता मंगेशकर का नाम सुना है? अविवाहित रही, उनके नाम में, कीर्ति में कोई कमी आई? उनकी जीवन की उपलब्धियों में, सफलता में कोई कमी रही? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा ना सोचे। फिर दूसरी बात ये भी सोच रहा है, समझ की बात है, कि जो हमारा प्रारब्ध होता है लड़की का, जो उसके संस्कार होते हैं, उसके संस्कार, उस संस्कार के अनुसार ही, अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन साथी की भी व्यवस्था होती है। हमें शिक्षा के प्रति जैसे रुचि होती है, हमें जैसे खेल के प्रति, मनोरंजन के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति रुचि होती है, किसके अनुसार होती है? हमारे संस्कार और प्रारब्ध के अनुसार होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन साथी कौन होगा, ये पहले से तय है। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि समझेंगे इस बात को, तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा, बहुत आराम में रहेंगे कि यूं ही नहीं होता सब। हमारे मन के किसी कोने में संस्कार के रूप में वो बात जमी हुई रहती है, हमारे प्रारब्ध में वो हमने कमाया हुआ है पहले से। हमारा जैसा नजरिया होता है उस प्रकार से भी हमारे साथ घटता है।
और ये चीज बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। तो हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमें किस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा आगे जा करके, ये हमारी जो सोच है उसके अनुसार उसकी व्यवस्था भी होती है। ये प्राकृतिक विधान है। इसीलिए हम स्वयं को, आप स्वयं को ही योग्य बनाएं, स्वयं को शिक्षित बनाएं, संपन्न बनाएं, प्रतिभा अर्जित करें, और इसके लायक आप हैं, आपको ये करना चाहिए। अगर सुयोग्य वर ना मिला मान लीजिए, और उसका टेंशन आपको होता है, तो भाई आप अपने लिए उच्चतम जीवन लक्ष्य को ढूंढिए। समाज के लिए समर्पित होना, समाज में कोई बड़ा काम करना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीजिए जीवन के लिए, कि भाई इस प्रोजेक्ट में जो साझीदार होगा या सही व्यक्ति होगा वो मिलेगा तब तो मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मेरा प्रोजेक्ट, मेरा अपना काम, मेरे अपने आदर्श और मैं। इतना समर्पण अपने आदर्शों के लिए अगर है, अपने प्रोजेक्ट के लिए है, उसके लिए समर्पित हैं, तो आपको हिम्मत जुटानी होगी कि सुयोग्य वर नहीं मिलेगा तो मैं जीवन भर आजीवन कुमारी ही रहूंगी, मुझे गलत जगह विवाह नहीं करना है, ये हिम्मत दिखानी होगी आपको। नेक्स्ट, तो सुयोग्य वर नहीं मिलने पर उच्चतम जीवन लक्ष्य के लिए में समर्पित होने के लिए हमारी बेटियों को अपना मन बनाना होगा, अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। अब एक बात यहाँ पर आती की बात जब होती तो कि वर का चयन किस आधार पर किया जाए। हमारी बेटियां भी कई बार आंख में पट्टी बांध करके आधुनिकता और भौतिकवाद को लेकर के ही वर के चयन के लिए जो मापदंड है उस मापदंड को ही अपने मन में स्थान देते हैं। वर चयन का आधार हीरो हो, बढ़िया दिखे, हाँ, और झाए झाए वो जैसे उसमें आते हैं ना, इसमें विज्ञापन में आता है, टीवी में, इस प्रकार से सोच करके रखा हुआ है, तो ये सपनों का राजकुमार, ये केवल पिक्चर में होता है बेटा। ये जो है ये चीज, ये कहानियों में हो सकता है, ये पिक्चर मूवी में हो सकता है, ये वास्तविक जीवन में भी ऐसा होगा, ऐसा शायद ही होता होगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए वर चयन का आधार ये केवल शरीर सौष्ठव को देखकर, कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है, दिखने में स्मार्ट तो होना चाहिए, मैं भी स्मार्ट की पक्षधर हूं, लेकिन स्मार्टनेस होता क्या है, सुंदरता अलग चीज होती है, स्मार्टनेस अलग चीज होता है। स्मार्ट आदर्शों के मामले में हो सकता है, स्मार्ट आदर्शों को जीने के मामले में हो सकता है, ईमानदारी के मामले में स्मार्ट हो सकते हैं, परेशानी और कठिनाई से जूझने के मामले में स्मार्टनेस हो सकते हैं। वो स्मार्टनेस तो होना ही चाहिए, और वो एक बार में नहीं दिख सकता, एक बार में इसको पहचाना नहीं जा सकता। तो शरीर सौष्ठव या बाहरी सुंदरता या बाहरी जो चमक दमक है, शूटेड बूटेड है, बढ़िया ब्रांडेड शर्ट पहना हुआ है, जीन्स पहना हुआ है, ये जो कुछ भी XYZ आजकल जो चलता है, उनके आधार पर अगर वर्ग चयन का मापदंड रखें, सोचते हैं, तो बहुत तकलीफ में रहेंगे बाद में। ऐसी बहुत सारी बेटियों को, लड़कियों को देखा गया है, इस आधार पर जो वर्ग का चयन करती हैं, उनके लिए एग्री होती है, उनका जीवन बाद में नरक तुल्य हो जाता है। इसलिए शरीर सौष्ठव को नहीं, केवल पद को नहीं, पैसा को नहीं, संस्कार और शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि संस्कार होंगे, शिक्षा के साथ संस्कार होगा, पढ़ा लिखा तो है, संस्कार भी होगा, तो भले पैसा कम कमाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जीवन सुखी रहेगा, और आपको जो सम्मान मिलना चाहिए विवाह के बाद एक नए परिवार में जाकर के, उस रिश्ते में, वो अवश्य मिलेगा। अन्यथा ऐसे बहुत से लोग देखे गए हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, संस्कार नहीं होते, स्मार्ट दिखते हैं, ऊपर से पैसे वाले भी होते हैं, नशे में धुत होकर के जीवन बिताते हैं, घर से बाहर, अपनी पत्नी घर में है लेकिन विवाहत्तर संबंध बनाते हैं, और बाहर में उनके साथ मौज मनाते हैं, लड़की को पता नहीं रहता है, जब पता चलता है तो बहुत समय गुजर चुका होता है। इसलिए वर को चयन करते समय स्वयं लड़की को भी और उनके माता पिता को भी, दोनों को ही इसके संबंध में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, और वर को जांचने परखने की आवश्यकता है, ये बात मैं कहना चाहूंगी। नेक्स्ट, अब ये रही विवाह से संबंधित जो बातें हैं, उसके बाद में अगला तनाव का कारण ये देखिए, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा चेहरा गोरा नहीं है, तो मुझे कौन पसंद करेगा, ये तनाव। अच्छा, लड़कियों के बीच में इस प्रकार की दिखाई देती है, जो सुंदर है वो जो असुंदर है उनके प्रति उनकी भावनाएं कुछ अलग होती है, उनको ये तनाव इसलिए हो जाता है, होता भी है ये। शारीरिक रूप से कोई विकलांग है, कई लोगों को विकलांगता होती है, तो विकलांगता के परिणाम स्वरूप भी उनमें कमी तो आ जाती है, शारीरिक रूप से कमी तो आ जाती है, तो उनके मन में एक हीनता की भावना वो पैदा हो जाती कि मैं तो बिल्कुल छोटी हूँ या ओछी हूँ, मुझसे कौन दोस्ती करेगा, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, और कौन मुझसे विवाह भी करेगा, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता। और जो अपनी तुलना में जो सुंदर होती उनके प्रति उनके मन में इसी प्रकार की ईर्ष्या के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये भी
आधारहीन बात है, समझ लीजिए। नेक्स्ट, सुंदरता कहते किसको है, ये समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, सुंदरता बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता कहते किसको हैं? आपको मतलब आश्चर्य होगा, सुंदरता की परिभाषा सब अपने अपने अनुसार देखते हैं, सब जगह अलग अलग मापदंड है सुंदरता का भी। जैसे आ, मैंने किसी देश के बारे में पढ़ा था, वहां पर छोटे छोटे बाल अच्छे माने जाते हैं, है ना। भारतवर्ष में लंबे बाल को एक समय में अच्छा माना जाता था, आज लंबे बाल को कटवा करके छोटा कर लिया जाता है। सुंदर देखने के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं, देख आप जानते हैं ना, कैसा कैसा मेकअप करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन आप पुराने लोगों को उनको देख करके बोलिए तो बोले भूतनी जैसे बन गई है, इसको क्या पसंद करें हम, क्या है। अब सुंदरता का मापदंड देखो, दो अलग अलग समय में अलग अलग हो रहा है, अलग अलग स्थानों के अनुसार अलग अलग हो रहा है, गांव और शहर के अनुसार भी अलग अलग हो रहा है। तो सुंदरता इस प्रकार से जो है वो हमेशा स्थायी नहीं, सुंदरता का मापदंड वो भी स्थायी नहीं रहती। और अभी ये जो गोरा रंग और आकर्षक चेहरा वाली जो बात है, इसको हम व्यक्तित्व की सफलता का मापदंड इसलिए नहीं माप सकते, इसलिए नहीं मान सकते, क्योंकि ये चीज भी अस्थायी होती है। अच्छा चलिए, एक चीज और है, आपने गोरा रंग को, आकर्षक चेहरा को मान लीजिए मापदंड मान भी लिया सफल व्यक्तित्व का, इसके लिए क्या कोई परीक्षा पास किया है? गोरा चेहरा पाने के लिए, गोरा रंग पाने के लिए, या सुंदर आकर्षक चेहरा पाने के लिए कोई परीक्षा पास किया है? कहीं लाइन लगाई है, पैसा दिया उसके बदले में तब मिला, कहीं दुकान में खरीदा जा सकता है? जब ये नहीं हुआ है तो फिर इसके लिए क्रेडिट उसको क्यों दिया जाए कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम तो बहुत परी हो, क्यों ऐसा किया जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये जो चित्र देख रहे हैं आप ना, ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी मतलब कौन? ये आप लक्ष्मी उसमें यूट्यूब में लिखिएगा लक्ष्मी, तो आपको मिल जाएंगी लक्ष्मी कौन। इनके पूरे व्यक्तित्व को आप लंबा चौड़ा पढ़िएगा कि इनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया गया था जब ये छोटी थी, तभी कोई एक तरफा प्रेम करता था इनसे, और उसके परिणाम स्वरूप ये पूरी तरह से पूरा जल गई। मतलब ऐसे जली वो अपने इंटरव्यू में बताती है कि उनका जो चेहरा था उससे उनका जो फेस, ये जो स्किन है, वो स्किन जो है जैसे प्लास्टिक को जलाते हैं तो गल कर टपकता है ना जैसे नीचे, ऐसे इसका चेहरा जो था वो एसिड से जल करके नीचे टपक रहा था। आप कल्पना करिए कि बच्ची की क्या स्थिति हुई होगी। और कोई जो एक लड़का था, लड़का क्या था, वो बड़ा आदमी मर्द था, इसकी उम्र कोई 7-8 साल की रही होगी उस उम्र में, और 30 साल का कोई व्यक्ति जो था वो इसको एक तरफा प्रेम करता था, इसने बताया। अब माता पिता को नहीं बताई बेचारी, माता पिता को बताई नहीं और फंस गई, तो एसिड डाल दिया। लेकिन ये हार नहीं मानी, आगे जाकर के जो सफलता इसने हासिल किया है, तो आज लक्ष्मी को गोरा रंग नहीं है, आकर्षक चेहरा नहीं है, जला भुना वाला चेहरा है, उसने प्लास्टिक सर्जरी कुछ करवाई है, लेकिन उसका जीवन चल गया। क्यों आज उसके लोग फैन हो रहे हैं और उनको अपना आदर्श मान रहे हैं, आज उनको आदर्श मानने लगे हैं। क्यों आदर्श मान रहे हैं? क्योंकि उसने अपने आप को तो स्थापित किया ही किया, अपने समान कितनी सारी लड़कियों को स्वावलंबी बनाया। जैसे आश्रम होता है वैसे उन्होंने एक यूनिट बनाई, एक जैसे एक संस्था है उसकी चलती है, जिसमें कि जो एसिड विक्टिम्स होते हैं उनको रखा जाता है और उनको समर्थ सशक्त बनाया जाता है। आज उसका नाम है देश विदेश में, वो रोल मॉडल है कई लोगों की। अब बताइए, गोरा रंग और आकर्षक चेहरा को ही मापदंड मानेंगे अगर सफल व्यक्तित्व का, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। और कितनी सारी सुंदर सुंदर लोग होते हैं जीवन में असफल होते हैं। सुंदर चेहरा मात्र से, गोरे चेहरे मात्र से आपको ना परीक्षा में पास हो पाएंगे, आपको परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी, आपको मात्र इसलिए इंटरव्यू में पास होकर के आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली बेटा। तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए। और ये जो आकर्षक चेहरा या सुंदरता वाली बात है ना, वो बहुत कम अर्थ रखता है। शुरू शुरू में तो उसका जादू काम कर भी जाएगा, नेक्स्ट, लेकिन थोड़ी देर के बाद में, थोड़ा समय बीतने के बाद में, वो जो चेहरे की सुंदरता का जो जादू है ना, वो सुंदरता का जादू जो उतर जाता है बहुत जल्दी। विकलांगता के रूप में, विकलांगता के लिए भी आप लोग जो सोचते हैं वो भी ठीक नहीं है। मैंने आपको तो इनका उदाहरण दिया लता मंगेशकर का। ये है हेलन केलर, जन्म से गूंगी अंधी बहरी, कल्पना कीजिए कैसी रही होंगी। आप इनका भी पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं। जो जन्म से गूंगी अंधी बहरी है वो कैसे रही होगी, लेकिन
इतनी प्रतिभाशाली, कई भाषाओं की जानकार, उसने पीजी भी कर लिया और उसके पश्चात उसने संस्था चलाई और अपने समान कितने ही इस प्रकार की नारियों के लिए, बेटियों के लिए उसने उनके लिए व्यवस्था बनाई, नारी को सशक्त बनाने के लिए। नारी सशक्तिकरण की उदाहरण है हेलन केलर, केरल की है, ये रही है भारतीय। तो विकलांगता भी अगर है इस तरह से, वो भी व्यक्ति एक समय के बाद में यदि उसने अपने समय का सदुपयोग किया, अपने आप को दृढ़ संकल्प करके रखा, तो योग्य बन सकता है, समझदारी और प्रतिभा ये आ सकती है। और ये प्राकृतिक और परिस्थिति जन्य तो होती है जो विकलांगता है, लेकिन ये हमेशा रहेगी ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट, आप जानते हैं आजकल ये श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, वो जन्म से अंधे हैं, कितने सारे ग्रंथों की रचयिता हैं वो, और कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं जीवन भर में, शंकराचार्य। तो ये विकलांगता कोई अर्थ नहीं रखता। आप अपनी प्रतिभा से, ज्ञान से और समझ से ये आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब आपकी प्रतिभा, ज्ञान और समझ, इसका प्रभाव जब सामने वाले पर पड़ेगा ना, तो जितनी भी आपकी निर्योग्यताएं, चाहे विकलांगता का हो चाहे सुंदरता का हो, वो सब निर्योग्यताएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी, सामने वाले को संतुष्ट कर देगी। तो ऐसी स्थिति में भी वो बहुत सम्माननीय हो सकती है, वंदनीय हो सकती है। ये उदाहरण जो हम लोगों ने देखा, ये उदाहरण वही है जो भी आपसे आपके सामने भी बात हुई। नेक्स्ट, तो कहना मेरा यही है कि ये कोई टेंशन का कारण नहीं है, अपनी सोच बदलिए आप। और इसी प्रकार की चीजों से हीनता की भावना आ जाती। कौन कौन से? हीनता की भावना का क्या मतलब होता है? अपने आप को छोटा मानना, छोटा समझ लेना, दूसरों की तुलना में अपने आप को कमजोर, छोटा, निर्बल, दुर्बल ऐसा मान लेना। कारण कई हो सकते हैं। कोई अपनी निम्न आर्थिक स्थिति कारण हो सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, तो मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, बुद्धि चातुर्य की कमी है, या मैं पढ़ने में होशियार नहीं हूँ, मेरी शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है या अच्छी नहीं है दूसरों की तुलना में, इसमें गिरावट आना। इस प्रकार की बातों को लेकर के ये देखा जाता है कि हमारी बच्चियों में हीनता की भावना आ सकती है, आ जाती। नेक्स्ट, अब ये जो हीनता की भावना है, इसको भी आपको स्थायी नहीं बनने देना चाहिए। क्यों नहीं बनने देना चाहिए? इसलिए कि ऐसी स्थितियों को पार करके, जैसी स्थिति के बारे में आप सोच रहे हैं ना, जिसमें हीनता की भावना आती है, ऐसी स्थितियों में पड़े रह करके, इसको पार करके कितने ही लोग ऐसे हैं जो उसको उसको ही अपनी ताकत बना करके उन्होंने इतिहास रच दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आपको विश्वास करना चाहिए कि आप समाज की सबसे कीमती इकाई हैं। ये पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य का दिया हुआ स्लोगन है। आप विश्वास कीजिए कि आप संसार के बहुत कीमती इकाई हैं, हीरा हैं आप। ये विश्वास कीजिए। ये जो सामने दिखाई दे रही हिमा दास, ये आसाम की है। एक जमाने में, जमाना क्या, 19 साल की थी और इसने 5 गोल्ड जीता था। गोल्डन गर्ल के नाम से ये विख्यात है। तो ये क्या कोई करोड़पति के घर में पैदा हुई थी, लखपति घर में पैदा हुई थी? अरे बिल्कुल गरीब इंसान, किसान था। और ये बच्ची इसके पास खेलती थी ना, तो खेलती थी तो दौड़ती थी, ये रनर है। तो इसके पास में जूते भी नहीं होते थे दौड़ने के लिए। तो इनके टीचर ने जब देखा इसकी क्वालिटी को, इसकी प्रतिभा को, उन्होंने इसको जूता दिलवाया और उसको पहन करके फिर अपना प्रैक्टिस करने लगी। और कहाँ से कहाँ पहुंच गई बताइए। आज उसकी सामाजिक स्थिति राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जगत में जो है, वो किसके कारण है? सुंदरता के कारण है? गरीबी के कारण? या गरीब कारण कोई उसको उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा ना? तो आपका संकल्प, आपका दृढ़ संकल्प, आपका व्यक्तित्व, आपकी स्वयं की मेहनत, आपका परिश्रम, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां पर ये हीनता की तो कोई बात ही नहीं रहती। ये सब उन लोगों के लिए बहाना है जो कुछ कर नहीं पाते, करना नहीं चाहते, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए बहाना है ये बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट रहे, आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे जो आदर्श होते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री, न्यूटन, ये सब, ये जो थे वो कैसे घर में पैदा हुए थे? ऐसी घर में पैदा हुए थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत होशियार भी नहीं थे। और बता दूं आपको, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये लोग क्या पढ़ाई में बहुत होशियार थे? ना, ये धुन के पक्के थे, धुन के पक्के थे। और एक उम्र में जाकर के इन्होंने ये जो आविष्कार किया, आप इनके बारे में गूगल में सर्च करिए, पढ़िए, आपको समझ में आएगा। लाल बहादुर शास्त्री इतने शानदार अनोखे लाल हुए, गरीब परिवार में थे, पिताजी थे ही नहीं, माता ने इनको पढ़ाया था, जैसे तैसे प्राइम मिनिस्टर बनने तक इनकी स्थिति ऐसी थी। तो आज ऐसे हिंसा की भावना तो आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन कारणों से हिंसा की भावना रखते हैं ना, वो कोई कारण नहीं, बल्कि होता क्या है,
बल्कि ये देखा गया ज्यादा से ज्यादा कि ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले लोग ही परिस्थितियों की प्रतिकूलता को चीर करके उच्च स्थिति में प्रतिष्ठित हो पाते हैं। और जिनके पास सारे सारे साधन हैं, सुविधाएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनके रहते रहते वो तो आलसी हो जाते हैं, वो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। देखा यह गया है। नेक्स्ट, तो ये निवारण है, आपको अपनी सोच बदलनी है और पुरुषार्थी बनना है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, है ना। जो आपकी कमी, उस कमी को ही आप ताकत बना लीजिए। ये आइंस्टीन का वो है। ये कल्पना सरोज जो दिखाई दे रही हैं, ये 12 साल में जिनका विवाह हो गया था, बहुत गरीब घर की थी, उसके बाद इनको निकाल बाहर कर दिया गया था, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। 2 रुपया कमाने से अपनी रोजगार की शुरुआत करी, थोड़ा सा सिलाई सीखी, और आज तो और ज्यादा बढ़ गया होगा कि ये 3,000 या 3 करोड़ का टर्नओवर इनका है महीने में। सोचिए, इनके नाम से भी गूगल में सर्च करिए आप, आपको पता चलेगा। दूसरी बात एक ये कहना चाहूंगी इसी के साथ जो जुड़ी है कि हीनता की भावना से बचते कैसे हैं। अपने से जो निम्न स्थिति में रहने वाले लोग हैं ना, जैसे ये लोग हैं, अभी जितने भी उदाहरण अभी आ रहे हैं हमारे सामने, घर की परिस्थिति कमजोर, प्रतिकूल परिस्थिति, या निम्न आर्थिक स्थिति, या पढ़ाई लिखाई में बहुत अग्रणी नहीं होना, ये सारी चीजें जो हैं, इसके बावजूद उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, सफलता के शिखर को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे लोगों को आज जब आप अपने ध्यान में लाएंगे, इनके उदाहरणों के बारे में सोचेंगे, तो आपकी हीनता की भावना वैसे ही समाप्त हो जाएगी और आप बल्कि इनसे प्रेरणा लेकर के उच्च स्थिति में पहुंचने के लिए अपना हौसला बुलंद कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आते हैं अगला जो तनाव का कारण है नेक्स्ट, वो क्या है। ये आज 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 सबसे ज्यादा ही दिखाई देता है। ब्रेकअप का तनाव होता है। लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है। हम तो यहाँ लड़कियों की बात करेंगे। वो क्यों होता है? पुरुष मित्र से विश्वासघात, ब्रेकअप होना। और क्या बताएं, ये ऐसी संस्कृति, हमारी तो भारतवर्ष की संस्कृति रही नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में इसके कारण हमारी बच्चियों की इतनी दुर्दशा है, इतनी तकलीफें हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। ये जो पुरुष मित्र बनाते हैं, जो संगति करते हैं, वहां पर बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। अब तनाव का क्या कारण है? देखिए, क्या विश्वासघात है। समय से पहले ही शैक्षणिक काल में वो अपने प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करती है बच्ची, बॉयफ्रेंड बनाती है, बॉयफ्रेंड। अब बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है भाई, आप खुद सोचिए। आप किशोर वय के हैं तो भी सोचिए, जो भी सोचिए। अब वो क्या करते हैं, पहले तो पढ़ाई लिखाई करते करते फ्रेंड रहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि फ्रेंड और फ्रेंड मात्र रह करके आगे बढ़ने के बीच में कोई सीमा रेखा होती कि नहीं होती है। वो उसकी ओर से कोई सतर्क और जागरूक नहीं होते, अपने ये प्रेम लीला को आगे बढ़ाते हैं। और जब कहानी बन चुकी होती है उसके पश्चात फिर उनको दिक्कत शुरू हो जाती है, जब वो पुरुष मित्र अपना एंजॉयमेंट करके छोड़ करके चला जाता है, वो दूसरों से दोस्ती करता है। अगर वो पुरुष केवल और केवल दोस्त था, केवल वो मित्र था, तो टेंशन किस बात का है, किस बात का तनाव है? दोस्त तो कई होते हैं ना, तो तनाव होना ही नहीं चाहिए। इससे ये प्रूफ होता है, ये प्रमाणित होता है कि दोस्ती दोस्ती की सीमा तक को सीमित नहीं थी, दोस्ती आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई कि आपके जीवन का वो हिस्सा बन गई, उसके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, और उसके प्रति आपने पहले अपनी आंखें खोल करके विचार नहीं किया, निर्णय नहीं लिया, और आज वो दिन देखना पड़ रहा है। सबसे बड़ी गलती यहाँ शुरू होती है। और ये जो पुरुष मित्र होते हैं, वो मौज मजा करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, शोषण करने का नजरिया अगर लेकर के मित्र बनाए, तो निश्चित रूप से वो एक समय के बाद में विश्वासघात करके हो जाएगा। और अनेक बेटियां इस प्रकार से परेशान हैं आज की डेट में। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं, मैं बहन का नाम नहीं बताऊंगी आपको, हमारी गायत्री परिवार की बहन है। उनकी बेटिया बाहर गई पढ़ने के लिए, बाहर गई, दिल्ली गई, उसके पश्चात वो बाहर गई, बाहर मतलब बाहर हो गई, कुवैत वगैरह या कोई बाहर जगह में गई है, चली गई। वहां पर 1 साल बीतने के बाद में मम्मी को पता चला, हमारी दीदी को, मेरे पास फोन आया था तो मुझे जानकारी हुई कि उसका फ्रेंड उसको छोड़ करके चला गया। वो बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में चली गई कि मैं कैसे करूंगी। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या हुआ दीदी? बोले एक तो वो मुस्लिम है और पाकिस्तान का है, और वो छोड़ करके चला गया,
मैं वो उसके लिए मेरी बेटी ने बहुत खर्च किया था, दोनों मिलकर के खर्च उठाते, मतलब ये कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, इसका ये समझ में आया। लिव इन में रहते थे वो लोग, और उसके पश्चात चला गया, ये डिप्रेस हो गई। स्वाभाविक है कि जो लिव इन में रहेगा वो तो पति पत्नी की तरह रहते हैं और अपने जीवन को एक साथ जीने के सारे सपने देखे रहते हैं। जो काम बाद में होना चाहिए वो काम वो लोग पहले कर लेते हैं, और उसके बाद में विश्वासघात होता है तो बड़ी तकलीफ होती है इस स्थिति में। उसके बाद में क्या हुआ, वो तो चला गया, लड़की डिप्रेशन में थी। ये तो अच्छा हुआ कि वो अपनी माँ को सब बातें बताई, सब बातें बता दी, तो माँ ने उनको थोड़ा संभाला। और जब मेरे पास फोन आया तो मैं तो अवाक रह गई, मैंने तो बहुत सारी बातें उनसे पूछी थी। खैर, हम अगले स्लाइड में चलते हैं। तो इस तरीके से उनका शोषण होता है, इस तरीके से। तो हमारी जो सोच है, बेटियों की सोच है ना, वो सोच इस प्रकार की रहती है। वो ये बॉयफ्रेंड बनाना, या बॉयफ्रेंड तो है तो फ्रेंड की उसकी सीमा रेखा रहनी चाहिए। फ्रेंड हो सकते हैं लेकिन उसकी सीमा रेखा रहनी चाहिए। तो अब निवारण क्या है, देखिए, अगर ब्रेकअप हो गया तो ईश्वर का तो पहले धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? समय से पहले उसकी पहचान हो गई। अगर विवाह करने के बाद भी छोड़ता, तो कई लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, विवाह भी कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, या एक साथ दो दो तीन तीन रखते हैं। कम से कम पहचान हो गई, भगवान का धन्यवाद करें। दूसरी बात, कई बेटियां जो अपने जीवन को नष्ट कर देती हैं, डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर देती हैं, जीवन भर विवाह नहीं करना है इस प्रकार का मानस बना लेती है। ये भी गलत है। क्यों? इसको समझा जाए कि जीवन जो है वो कोई एक घटना का नाम नहीं है। जीवन को पूरी समग्रता में देखा जाता है। जीवन में अनेक घटनाएं घटती, अनेक कर्तव्य होते हैं। आपके माता पिता के प्रति भी आपके कर्तव्य हैं, ससुराल जाओगे वहां के प्रति कर्तव्य होगा, समाज के प्रति कर्तव्य है आपका। आपने समाज से बहुत कुछ लिया, उनको देना है आपको। एक बॉयफ्रेंड हो गया, एक प्रेमी हो गया, केवल उनके उनके बारे में सोच करके जीवन को नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, ये तो बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। ये हद दर्जे की वो नासमझी है। जीवन को समग्रता में देखना होगा। अनेक घटनाएं, जीवन के अनेक पड़ाव होते हैं, अनेक अनेक अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के कर्तव्य होते हैं, दायित्व होते हैं, इनको समझिए। नेक्स्ट, तो एक घटना मात्र से जीवन चलता नहीं है और ना ही जीवन समाप्त करने लायक होता है। दूसरी बात जो सोचने का वो ये कि प्रेम जब करते हैं आप, तो प्रेम, अगर दोस्त है तो प्रेम उस तरीके से नहीं करेंगे कि इसको जीवन साथी बनाना पड़े। ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। फ्रेंड है तो फ्रेंड है भाई, खाना पीना उठना बैठना हो गया जितना होता है, जैसे लड़की लड़की के बीच में होता है और लड़के लड़के के बीच में होता है, उसी प्रकार से लड़की लड़के के बीच में हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसको आगे बढ़ा करके उसको प्रेम प्रेम हो जाना, ये तो अलग चीज है। तो जब ऐसी हो बात, तो समझने की बात है, प्रेम में और आकर्षण में अंतर होता है। आकर्षण शारीरिक सौंदर्य के कारण होता है, एक आकर्षण उनके चमक दमक के कारण होता है। और यदि प्रेम होगा तो प्रेम में तो त्याग भी होता है, प्रेम में समझबूझ होती है, प्रेम में छूटने का कोई डर नहीं होता है। समझबूझ करके प्रेम करना चाहिए। एक और मैं आपको वे बताऊं कि एक बच्ची से बात हुई कि भाई ये जो प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम करते हैं और आकर्षण के कारण ये कर लेते हैं, बाद में इतनी दिक्कतें होती हैं, तो सूझबूझ के क्यों नहीं करते? माता पिता को क्यों इस प्रकार से दिक्कत में डालते हैं? तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि भाई अगर सोच विचार के करेंगे तो फिर तो वो तो जबरदस्ती वाला हो गया ना, जहां पर मन है वहां पर करने से वो प्रेम है। तो मैंने कहा तब तो फिर आप किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, और वो आप तो इटली और अमेरिका और चीन से भी, और ये क्या बोलना चाहिए उसको, अमेरिका तो नहीं बोलूंगी मैं, या आप पाकिस्तान वालों से भी शादी करेंगे आप तो आपकी देशभक्ति और आपकी जो राष्ट्रभक्ति है वो कहाँ जाएगी? और जीवन में अपनी जो जाति धर्म देखा जाता है उसके पीछे कारण क्या होता है? अल्टीमेटली कारण ये होता है कि प्रत्येक समाज में एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। वो संस्कृति का संबंध आत्मा के साथ होता है। हर व्यक्ति अपनी संस्कृति में जीता है, मरता है। एक संस्कृति होती है, एक सोच होती है। अगर वो नहीं है हमारे जीवन साथी में, तो हमारा जीवन तो बड़ा कष्टमय होगा। तो आकर्षण जहां पर होता है, उस आकर्षण में इन सब चीजों के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता। और बेटा, विवाह करने के बाद भी वही प्रेम होता है जो विवाह के पहले प्रेम होता है। इस बात को विश्वास कीजिए। हम लोगों ने जीवन जी लिया है, इसलिए हमारे ऊपर विश्वास करना चाहिए आपको। प्रेम वो चीज नहीं है जिसको आप समझते हैं, आकर्षण मात्र है। और जीवन में सफलता पानी उसके लिए
आप अपने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए तो आपके काम आएंगे। आप अपने कोई बॉयफ्रेंड के प्रति समर्पित होकर के जीवन जिएंगे और सपने देखेंगे तो आपको तो धोखा ही मिलेगा नेक्स्ट। और जब धोखा मिल जाएगा उसके पश्चात सिर से पानी गुजर चुका रहेगा, काफी समय व्यतीत हो चुका रहेगा और आप अपने आप को संभाल पाएंगे कि नहीं, नहीं संभाल पाएंगे तो फिर जीवन नष्ट हो जाएगा। सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रेम, मित्रता, विवाह ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो उनके प्रति अपना नजरिया बिल्कुल स्पष्ट रखें। अगर स्पष्ट रखेंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे। किसी को आपसे प्रेम होगा तो वो आपके घर में अप्रोच करेगा विवाह के लिए और घर में आएगा हाथ मांगने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रेम किया, विवाह करना है, घर वालों ने मना कर दिया, तब आपको और दिक्कत होती है। तब आप भाग के शादी करते हैं, वो भी गलत है। भाग जाने से तो सब छूट गया ना। आप तपस्या करिए ना, आपका प्रेम बड़ा राधा और कृष्ण के समान है तो पूजेंगे उसको लोग। आप दुनिया को झुकाइए उनके प्रति। प्रेम कभी मरता नहीं है। आप अविवाहित भले रह जाएं लेकिन आप दूसरी जगह शादी नहीं करूंगी करके आप उसमें सुदृढ़ रहिए। दुनिया झुकेगी, प्रकृति आपको सहयोग करेगी और आपका विवाह जरूर वहां पर होगा। लेकिन इस प्रकार का तो लक्ष्य में सुदृढ़ता नहीं देखी जाती। इसलिए आप इस ओर ध्यान दीजिए। अपने जीवन में माता पिता का भी क्या स्थान है, क्या भूमिका, उस पर चिंतन कीजिए। आपके जीवन के सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े हितैषी, आपके शुभचिंतक अगर कोई है तो माता पिता हैं। ये विश्वास कीजिए। वो गरीब हो, वो कम पढ़े लिखे हो, उनकी समझ कम हो, लेकिन जो चिंता वो करते हैं आपके लिए, जो व्यवस्था वो बनाएंगे, जो जो शुभकामना वो करेंगे, कोई और करेगा इसमें बहुत संदेह है नहीं। किसी और को और के प्रति संदेह, तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड माता पिता की तुलना में ज्यादा वो आपके काम आएंगे ये नहीं कहा जा सकता। उनके बारे में भी आपको एक बार सोचना चाहिए कोई अगला स्टेप उठाने के पहले। नेक्स्ट। और विवाह जो है, विवाह के प्रति आपको बहुत सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। विवाह खेल नहीं है, विवाह भी लक्ष्य के अनुसार होता है, आप ध्यान रखिए। अगली समस्या हो सकती है वो है सुरक्षा की समस्या। सुरक्षा की क्या समस्या भाई? लड़कियों के साथ में छेड़खानी होती है, जैसे एसिड फेंक दिया गया, इस प्रकार से आते जाते लड़कियां उनके ऊपर फिक्रे कसी जाती है, छेड़खानी होती है, कोई रास्ते में कोई रोक लिया, कुछ हो गया। लेकिन आजकल तो ये कम होने लगा है और पहले की स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी अभी भी है। स्कूल में पढ़ते हैं, महाविद्यालय में, कार्यालय में काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी यातायात के दौरान बस में ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, वहां पर सड़क में है, ऐसे मनचले कुछ लोग होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, पीछा करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, होती ऐसी बातें। तो ये एक समस्या होती है हमारी बच्चियों को, बेटियों को इससे तकलीफ होती है, तनाव होता है। कैसे जाएं स्कूल कॉलेज, रास्ते में कुछ हो जाएगा, अकेले जाना है, अरे बाप रे अकेले जाना है तो कैसे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई बोलेगा, कोई पीछा करेगा, कोई कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, कोई रास्ता रोकेगा, कोई कुछ बोलेगा पूछेगा तो क्या करेंगे, उनसे कैसे बचेंगे। ये तमाम प्रकार की जो सुरक्षा की समस्या में आता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो तनाव है इसका कैसे निवारण किया जाए? कुछ तो अपने स्वयं के कारण हम कर सकते हैं और कुछ के लिए उस स्टेप उठाए जा सकते हैं। जैसे पहले तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या उपाय किया जा सकता है वो देखेंगे। ये जो होते हैं ना छेड़खानी और ये जो फिक्रे कसना, इस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां करना, ये एक तो मन चले होते हैं, उनका संस्कार ही खराब होता है, उनकी जीन्स में ही खराबी होती है। मैं अभी आगे कुछ कहूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप उनका पक्ष ले रही हूँ, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल तय बात है कि उनकी नजरों में कमी होती है और खोट होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जो हम अगर व्यक्तिगत रूप से उपाय करेंगे तो हम कुछ कुछ प्रतिशत उसमें रोक लगा सकते हैं। जैसे जब हम कहीं यहाँ वहां जाते हैं तो अनजान लोगों से पहली ही बार में इतना परिचय बना लेते, इतना परिचय बना लेते हैं, हंसी ठिठोली करना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं। आप कहीं बस में ट्रेन में भी देखेंगे, मैंने तो देखा है, कितनी बहिर्मुखी स्वभाव की बच्चियां होती हैं, जोर जोर से ठहाके लगाएंगी, लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। तो जो मनचले होते हैं ना, ये मनचले जो है उधर आकर्षित होते हैं, उनके कारण भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक दूसरी बात, नेक्स्ट स्लाइड। तो इनसे क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पर हमें अपने आप पर थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लगाएं। फिर कहीं जब जाते हैं तो कहीं साइकिल से बच्ची जा रही है, कुछ जा रही है, लंबा चौड़ा रास्ता है, सुनसान रास्ता है, अकेले जा रही है तो वहां पर भी दिक्कत होती है। तो भाई सुनसान रास्ते में बहुत रात में या अकेले इस तरह से जाने से यथासंभव बचा जाए।
दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं। तीसरी बात, कुछ परसेंट तो ये भी होता है, बल्कि ये बीच में तो ज्यादा ही होने लग गया था। मर्यादाहीन वेशभूषा और फैशन ये आफत को आमंत्रित करता है। इस प्रकार का रहन सहन, इस प्रकार की वेशभूषा इस प्रकार रखते हैं जिससे कि लोग समझते हैं ये आधुनिक आधुनिक है, तो जो आधुनिक मानसिकता के हैं उनके लिए वो एक शिकार मिल जाता है, वो पीछा करते हैं। तो अगर इससे हम बचाव कर सके अपना जितना ज्यादा हो सके, आप देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार से जा रहे हैं, कैसे जाना चाहिए। सादगी जो होती है वो सबसे बड़ा फैशन होता है, ये कहा जाता है। ये गलत नहीं है, ये बहुत सही है। इसलिए हमें इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। इसी प्रकार से एक एक बात और आती है कि अगर किसी ने कह भी दिया कुछ, अगर कोई किसी ने कुछ कह दिया कोई फिक्रे का सा, तो क्या करेंगे, तो कई बच्चियां क्या होती है बिल्कुल ऐसे दबी सहमी जैसे बैठी रहती है। कोई कुछ कह दिया तो और लजा गई, स्माइल करना शुरू कर देती है शर्म के मारे, मुस्कुराहट फेंकती है, अपना मुस्कुराती है, भीतर भीतर से डरती है। नहीं, ऐसा नहीं। ये करने से उनका हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है और ज्यादा ज्यादा चढ़ाई कर सकते हैं। डरना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ उनको जवाब देना है। बिल्कुल आंखें तरेर करके उधर देखें और उनको उनको पूछ सकते हैं आप कि क्यों, क्या बात है, क्या बोला, क्या हुआ, इस प्रकार से। और अकेले ना रहें, कम से कम अपनी 2-3 सहेलियां रहें कोई कोई, तो इससे फिर उनका हौसला इतना खराब नहीं होता, बुलंद नहीं होता। किसी भी घटना को अभिभावक से अवश्य शेयर करें। मैंने जो लक्ष्मी का उदाहरण आपको दिया था, उसने अपनी इंटरव्यू में बताया था कि वो घर में अपने माता पिता को कुछ भी कभी नहीं बताती थी। तो बच्चियों को ये भी एक उनके उनके साथ घटना हो जाती है कि अपने माता पिता के साथ में कोई शेयर नहीं करते। जैसे ही वो किशोरावस्था आती है, युवती होती है, वो अपनी सहेलियों के साथ में तो सारी बातें शेयर करती हैं, लेकिन अपने माता पिता के साथ में दूरी बना करके रखती है वो। ये गलत है। जब आप अपने जीवन की सारी घटनाओं को अभिभावकों के साथ में शेयर करेंगे, उनको पता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में कुछ बहुत बुरा नहीं होने वाला कभी। आप सुरक्षित हैं मान करके चलिए। कई बातें ऐसी रहती है, कई विषय ऐसे रहते हैं कि माता-पिता आपको उस प्रकार से समझाइश दे सकते हैं और आपकी जो आगामी जो भी दुर्घटना है, उसको टालने के लिए उनका जो सहयोग है, वो बहुत कीमती होता है। इसलिए आपको अपने अभिभावकों को अपनी सारी घटनाओं को वाकिफ कराना चाहिए, शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं आगे। वैसे काफ़ी कुछ हो गया। आगे कुछ ये गर्ल्स हेल्पलाइन है। इस गर्ल्स हेल्पलाइन को हमेशा आपको याद रखना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो 181 इसमें आप कर दें, फ़ोन करें। और निश्चित 1089 है क्या दीदी? दिखाई दे रहा है? 1089 जी दीदी, नोट 1089। करके रखना चाहिए आपको। 181 1089 नोट करके रखना चाहिए। ऐसी कभी परिस्थिति आती है तो आपको उसमें फ़ोन करना चाहिए, वहाँ से सहयोग मिलता है। और एक बात, आजकल हमारे बच्चे लोग क्या करते हैं, फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक तमाम प्रकार का उपयोग करते हैं और उपयोग करते हैं, अजनबियों से मित्रता करते हैं। जिसका फेस दिख नहीं रहा है वो फेसबुक, वही फेसबुक है ना, जिसका फेस कभी देखा नहीं है। मैं सत्य घटना बताऊँ, एक बच्ची हमारी मिली थी, एक बच्ची थी। 20 वर्ष की भी अवस्था नहीं थी, 19 साल की नहीं, 19-20 साल की थी, 19-20 साल की थी। अब बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। माँ ने पूछा, कुछ नहीं बताई, कुछ नहीं हुआ। और किसी ने पूछा, कुछ नहीं बताया। वो रोज-रोज रोती थी, रोती थी। बहुत मुश्किल से पता चला कि वो बहुत बेचैन होती थी। किसके लिए? फेसबुक में उसने मित्रता कर ली थी किसी से। अब मित्रता कर ली थी, बाद में पता चला कि इसकी शादी हो गई है और एक बच्चा भी। शादी हो गई है, बच्चा भी है। तो उनको बताया कि बेटा जिसकी शादी हो गई, जिसका बच्चा हो गया, उसको क्या करेंगे? वो किसी काम का नहीं है। वो उस बात को समझती थी बच्ची कि उसके किसी काम का नहीं है, आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने ये जो कुछ समय, साल भर का समय जो जो दोस्ती उसने कर ली थी, केवल फेसबुक में, उसमें चेहरा उसका उसी में देखा था, मतलब फ़ोटो देखा था केवल, और उसमें केवल जो आदान-प्रदान थोड़ा बहुत जो हुआ था, कभी उसके जन्मदिन पर उसको उसने वो कर दिया, विश कर दिया, इस तरह से कुछ कोई 8-10 बार उसने उससे इस प्रकार से बातचीत किया होगा, बिना उसके। लेकिन उसके आधार पर ही उसका मन जो है वो इतना ज़्यादा विचलित होने लगा था, अपने आप को सँभाल नहीं पा रही थी और कितनी मुश्किल में वो सँभाल पाई।
तो ये ऐसी स्थिति जब आती है कि मोबाइल पर किसी को आपने अपना फोन नंबर दे दिया, जबरदस्ती आप उसके साथ में चैटिंग कर रहे हैं, आप फेसबुक में इतने इतने मित्र बना रहे हैं, वो मित्र कैसे वाले हैं, किस चीज के लिए हम आपका दिमाग कहाँ है, किस किस सीमा तक उससे दोस्ती आप कर रहे हैं और क्यों दोस्ती कर रहे हैं, कभी आपने अपने आप से पूछा है? आप अपने आप से पूछिए, पूछ कर फूंक करके कदम उठाइए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। जीवन आपका है, जीवन आपका है, और अजनबियों से मित्रता करने से बचिए। आप सोच बूझ करके वो मित्रता करिए, किस काम का, किस लाइन का है, क्या है, कैसा है। मित्रता करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मित्र तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसा मित्र होना चाहिए। और लड़कियों की मित्र लड़कियां क्यों नहीं होती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं? लड़कों के मित्र लड़के क्यों नहीं हो सकते हैं? लड़कों के मित्र लड़कियां या लड़कियों के मित्र लड़के हो भी सकते हैं, लेकिन वो मित्र मित्र ही रहे ना। मित्र को अपने माता पिता से, जैसे घर में लड़कियों की मित्र लड़के आते हैं वैसे बुलाइए और उसको उसी तरीके से ट्रीट करिए। आप ग्रुप में मिलिए, आप एकांत में चर्चा मत करिए, एकांत में चैटिंग मत करिए। आप समझिए आपका मन किधर फिसल रहा है, कब क्या हो रहा है, कब आप अपने आप कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल आप हो रहे हैं। आपको पता है ना आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सारी बातें हमारे मन के भीतर रहती है, हम जानते हैं अपने आप को। हमारे माता पिता, हमारे अन्य कोई दूसरा उसको समझता ही नहीं है वो। तो आप अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं, कोई दूसरा नियंत्रण में नहीं रख सकता। और हाँ, आजकल जो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उनसे लोहा लेने के लिए आपको मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी सक्षम होने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण में ये चीज आती है। आप बिल्कुल योगासन करिए, दंड बैठक लगाइए, आप भी अच्छे से कराटे सीखिए, कराटे का प्रशिक्षण लीजिए, जूडो कराटे जो होता है। तो बिल्कुल बच्चियों को आजकल ये जानना चाहिए, ताकि उनको आड़े समय में ये काम आए। तो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी उनको सक्षम होने की आवश्यकता है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, आगे एक बात आती है पारिवारिक समस्या। परिवार से भी हमारी बच्चियां, बहुत सारी बच्चियों में ऐसी भावनाएं रहती है, उनको टेंशन होने लगता है। घर में लड़के लड़की में, बेटे और बेटी में भेद करते हैं, लड़के को अच्छे से परवरिश करते हैं, खाने पीने का देंगे, उनको घूम फिर के आएगा रात में 12 बजे तो माँ उनके लिए बैठी है और थाली लगाने के लिए वो बैठी हुई है, या बेटी को बोलती जा उसको खाना दे दे। बेटी को क्यों खाना देना चाहिए? रात में 10 बजे 11 बजे घूम के आ रहा है लड़का, वो अपना खाना निकाल नहीं सकता क्या? तो लड़कियों को तकलीफ होती है कि देखो लड़के और लड़की में भेद है। उनको दूध पिलाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनकी सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको बाहर में अब तफरी करने के लिए पैसा देते हैं, जेब खर्च के लिए, लड़की को नहीं देते हैं। अगर ऐसी स्थिति है घर में, या घर में निर्धनता है, इस प्रकार की कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अलग अलग घरों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्ची को स्वावलंबन बनने के लिए या शिक्षित होने के लिए घर से बाहर पढ़ने नहीं भेजते, घर से बाहर जॉब करने के लिए उसमें अवरोध करते हैं, नहीं करते हैं। बच्चियों की अपनी उम्र की कुछ शौक होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, शौक को पूरा नहीं कर पाती, उनके साथ समझौता करना पड़ता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उनको भीतर ही भीतर सालते रहती है, तो उसमें वो डिप्रेशन और तनाव की शिकार होती है। नेक्स्ट, अब मैं बताना चाहूंगी, ये समस्या भी कोई समस्या नहीं, हर समस्या का समाधान, ताला एक है तो 4 चाबियां बनती है उसकी, ये सबको पता होना चाहिए। क्या तैयारी करें उसके लिए, क्या समाधान करें? भाई अपने स्वयं की मानसिक स्थिति को संघर्ष के लिए तैयार करिए। घर में जैसे लड़के और लड़की में भेद है, भाई को ऊंचा स्थान है ना, और बेटी को छोटा स्थान दिया जा रहा है। तो आप स्वयं को, अपनी मन स्थिति को इसके लिए तैयार करिए कि ठीक है, अभी मुझे छोटा माना जाता है। नेक्स्ट, और स्लाइड इसमें आएगा ना पॉइंट, अगर मुझे भी छोटा माना जाता है पीछे, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं करके दिखा दूंगी कि मैं लड़कों से या भाई से छोटी नहीं हूँ, बड़ी हूँ क्वालिटी में। तो आप ऐसा कुछ अपने स्वभाव को, अपनी दिनचर्या को, अपनी जिम्मेदारी को, पेरेंट्स के प्रति अपनी मनोभाव को, पेरेंट्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ऐसा कुछ करें जिससे कि अभिभावक को ये समझ में आए कि आप किसी से छोटी नहीं है और लड़कों से श्रेष्ठ हैं। तो अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करिए, जिससे कि उनको आपके ऊपर विश्वास हो जाए। ठीक है। एक दूसरी बात, आर्थिक समस्याएं जो होती है ना, अभी अभी बहुत सारे उदाहरण दिए गए, आर्थिक समस्याओं को चीर करके, पार करके कितने सारे महापुरुष, कितने सारी बेटियां आगे बढ़ी हैं। ये जितने चित्र दिख रहे हैं ना, उनको आप देखिए, इनमें से बहुतों के पास आर्थिक समस्या थी, सबके पास तो नहीं, इसमें बहुत करोड़पति लोग भी हैं, बड़े शाही ठाट वाले भी लोग हैं, सफल लोग हैं, इसलिए यहाँ पर चित्र दिया है। लेकिन इसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहित्यकार हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं,
आध्यात्म के क्षेत्र में आगे रहे हैं, राजनेता हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चढ़ बढ़ करके समाज के लिए योगदान दिया, इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। लेकिन उनकी आर्थिक समस्याओं को देखेंगे तो इतनी आर्थिक समस्याएं थी कि उनको देख करके आप रोने लग जाएंगे। आज की डेट में कोई भी इतनी आर्थिक समस्या को नहीं झेल रहा है, ये कहना पड़ेगा। सरकार भी उनको इतना कुछ दे रही है कि फोकट में घर में बैठे बैठे उसका जीवन चल सकता है, मतलब खाने के लिए उसको कमी नहीं है। ये भूखे रह करके स्ट्रीट लाइट में किताब खोल करके बैठ करके आग जला करके उसकी रोशनी में पढ़ पढ़ करके लिख रहे हैं। आप सोचिए कि किस स्थिति में, कैसी आर्थिक स्थिति इनकी रही होगी। तो ये जो आर्थिक समस्याएं जिनको रही है और जिन्होंने शिखर को छुआ है, सफलता के शिखर को छुआ, उनकी तुलना में मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है क्या? आपको ये सोचना है, ये सोच करके आगे बढ़ना। नेक्स्ट, और जो शौक वाली बात होती तो भाई, जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपने शौक को क्यों बढ़ाऊं? क्यों बढ़ाना चाहिए? अनावश्यक शौक, अनावश्यक फैशन, जो कुछ भी है तो उनको हम कम करें। कहा जाता है ना, प्रसन्न रहने के 2 उपाय। क्या? आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। आवश्यकताएं कम करें और जो परिस्थिति हमारे सामने है भाई, हम उसी में रह करके आगे बढ़ेंगे। परिस्थितियों से तालमेल बिठाना, यही 2 ये प्रसन्न रहने के उपाय हैं। इसमें उदाहरण दिया गया सिंधु ताई का। सिंधु ताई आजकल नहीं है, सिंधु ताई, उनको गुजरे अब 1 साल होने जा रहा है। 1 साल तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से, हम लोग दिसंबर में जनवरी में गए थे। हाँ, दिसंबर जनवरी में गए थे, 1 साल हो गया। पिछले साल कोरोना काल के समय की बात है जब सिंधु ताई की डेथ हो गई थी। सिंधु ताई, इन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ सहा, इतना कुछ प्रतिकूलताओं को झेला। उनके सामने तो हम सबकी समस्याएं, आपकी समस्याएं कोई समस्या ही नहीं है। जिस बहन को, जिस माँ को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, गर्भवती को घर से बाहर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, और वो जो गांव के इसमें गाय के कोठे में, तबेले में, जिनको अपने बच्चे को अकेले जन्म देना पड़ा बेसुध होकर के, जो अपने हाथ से बच्चे का नाल काटती है, जो रेलवे स्टेशन में भीख मांग करके खाती है, जो भीख मांग करके खाती है और वो भी नहीं मिलता, तो जो शमशान घाट में जा करके, शमशान को जो उनकी अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं और पिंड उनको देते हैं, गोला पिंड समझते हैं ना। अंत्येष्टि जब होती है तो आटे को लोई बना करके उनको पिंड दिया जाता है, दान, पिंड दान कहते हैं। वो जो मुर्दे को पिंडदान दिया गया था, उसको वो रोटी बना करके उसी चिता में तवा रख करके, पत्थर रख करके, सेक करके जो अपना खाती है, अपनी बच्चे के साथ जीवन जीती। बताइए, इससे ज्यादा दुर्दशा, प्रतिकूलता और तनावग्रस्त स्थिति किसी के पास होगी? मैं सोचती हूँ पराकाष्ठा है। लेकिन उस स्थिति में सिंधु ताई रही और जाने से पहले अपना वो नाम और रोशन करके, कीर्ति और यश गाथा लिख करके गई है जो सदियों तक याद रहेगा। तो सारी दुनिया की माई बन करके गई। बताइए, तो उन्होंने अपने शौक को, अपनी आवश्यकता को कम किया होगा ना, परिस्थितियों से तालमेल बिठाया होगा ना। और हाँ, पैसा कमाने के लिए हम खुद भी कुछ करें। सोचिए आप, घरेलू काम है, करना है, ट्यूशन है, बागवानी है, अपना कुछ ऐसा स्वावलंबन वाला काम सीख करके अपने लिए, जेब खर्च के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए। कई हमारी बच्चियां ऐसी हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, क्या करते हैं, ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं और अपना पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं, अपने कपड़े का खर्चा निकालते हैं, कम से कम जेब खर्च निकाल लेते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं। तो ऐसा छोटा मोटा काम करके, ऐसे कुछ छोटे मोटे जॉब करके, आप साइड में जो जॉब होते हैं, पार्ट टाइम जॉब होता है छोटा मोटा, उससे भी आप कर सकते हैं। और माता पिता का विश्वास जीतिए, आपको सफलता मिलेगी। माता पिता बहुत सहयोगी होते हैं अपने बच्चों के लिए, उनका भला ही सोचते हैं। उनके मन में एक डर, एक झिझक रहता है कि मेरी बच्ची कहीं पर जाएगी तो उनको कुछ हो जाएगा। आप उनकी झिझक को, डर को दूर करने के लिए प्रमाण दीजिए उनको, अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करिए कि मैं ईमानदार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं अकेले बाहर जा सकती हूँ। उनको अपने दोस्तों से मिलाइए, जहां आप जाते हैं उनके बारे में प्रॉपर बताइए। हमारी बच्चियां अपने माता पिता को अंधकार में रखती हैं अधिकतर, उनको सही तरीके से बोलना बताना उनका रहता नहीं है। वो अकेले अकेले गुमसुम रहती है, शेयर नहीं करती है, माता पिता को समझ में आता नहीं है। जब माता पिता को समझ में नहीं आता है तो परेशान होते हैं वो, इनका केवल परिणाम है और ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर परिवार संबंधी इस प्रकार की कोई समस्या है तो भी आपको इस तरीके से समाधान निकालना चाहिए, और समाधान आपके हाथ में बहुत कुछ है। नेक्स्ट, उसके बाद अगली बात है तालमेल की समस्या।
इसमें ये नया रोग है। आधुनिक ग्लैमर प्रधान जो समाज है ना, उसमें हमारी बच्चियों को ये लगता है कि अरे हम सादगी से रहेंगे, हम फैशन नहीं करेंगे, हम सिंपल सा कपड़ा पहनेंगे तो पता नहीं हमको लोग तो पसंद नहीं करेंगे, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा और मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा। उसको ये डर रहता है। सादगीपूर्ण रहन सहन अगर मैं हूं तो मुझे कोई अपनाएगा नहीं, कुछ ये इस प्रकार की चीज रहती है, क्योंकि चारों तरफ तो चमक दमक और दिखावे वाला समाज है। अब इसका समाधान देखिए, ये भी सोच की बात है ना, ये सोच है। कितनी सारी बच्चियां आज, चाहे वो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कह लीजिए, चाहे अपने स्वभाव से कह लीजिए, आज भी वो लड़कियां सादा जीवन, उच्च विचार को अपने जीवन का आदर्श बना करके जीवन जी रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सोच बदलिए आप तो। ये जो तथाकथित आधुनिक और फैशन वाला जो ये जो ज्वार है ना, ये जो बुखार चढ़ा रहता है, ये क्षणिक है, थोड़े समय के लिए। और वास्तव में ये सब जो बाहरी आडंबर ढोंग दिखाई देता है, ये व्यक्तित्व का ओछापन है। क्यों ओछापन कह रही मैं? जिनके पास भीतर कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रतिभा नहीं, भीतर में कोई ऐसे प्रभावित करने का कोई कारण नहीं होता है, वो बन ठन करके दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। जो प्रतिभाशाली है, जो ज्ञान है जिसके पास भीतर योग्यता है, क्षमता है, उसे इन सब की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और फैशन मात्र से कोई सम्मान और पद और प्रतिष्ठा मिलना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इतने भर से। आत्मविश्वास प्रतिभा के आधार पर, योग्यता के आधार पर आपको मिलेगी, और ये जो निरर्थक जो प्रदर्शन है ना, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाइए, किसके आधार पर? योग्य बनिए, प्रतिभाशाली बनिए, अपने ऊपर आप मेहनत करिए, अपने आप को योग्य और कुशल बनाने के लिए। जब ये हो जाएगा तो ये सब जो निरर्थक हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो आपने देखा भी ये समाधान कैसे मिलेगा, एक ये हो गया। और सादगी पसंद युवतियां, उनकी सोच कैसे रहती है, और बिल्कुल ये अनुकरण करने योग्य है। और आपको भी समझ में आना चाहिए, जो सादगी पसंद युवतियां होती हैं, उनको सादगी पसंद युवकों और मित्रों के द्वारा ही पसंद किया जाता है। होता है ना, सजातीय तत्व जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो योग्य कुशल होगा, जो जो आपके समान होगा, वो आपके पास आएगा, चुंबक के समान खींच लोगे आप उनको। कहने का मतलब आपसे वो विवाह करेगा, आपसे वो मित्रता करेगा, ऐसी मित्र भी मिल जाएंगी, लड़कियां भी आपको मिलेंगी। आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? आप दूसरों की बात सोच करके लिपापोती या ग्लैमर में क्यों उतरना चाहते हैं? ये छोड़िए इसको। भौतिक आकर्षण का प्रलोभन होता है, उसका दबाव होता है, उसका भी होता है। भौतिकवाद, ये जो भौतिकवादी दुनिया है, भौतिक आकर्षण के फलस्वरूप गलत संगति में और उनके बहकावे में आ जाते हैं और उनकी दुर्दशा हो जाती है। तो इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, आप समझिए इस चीज को, ये जो आकर्षण है वो क्षणिक होता है, ये बात बार बार आ गई। इससे समाधान यही है, एक नजर में जो भी वस्तु आकर्षक लगती है, बिना जांचे परखे, एकदम एक नजर में, अंततः आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफें करने वाली है, वो कठिनाई खड़ा करने वाली है, विष के सदृश है। और जो पहले तो खराब लगे या जांचने परखने की इच्छा हो, तो निश्चित रूप से उसमें क्वालिटी होती है, अमृत के समान होता है। बाह्य आकर्षण और सुंदरता ध्यान आकर्षण का केंद्र मात्र बनती है, जबकि आंतरिक ज्ञान जो होता है, उसके प्रति जो आकर्षण होता है, वो सम्मान और गौरव दिलाता है। तो आप सुंदर भीतर से बनिए भी, बाहर से सुंदर दिखने के बजाय आप भीतर से भी सुंदर बनिए। आप योग करिए, प्राणायाम करिए, आप अपनी प्रतिभाशाली बनिए, आप अपने ऊपर काम करिए, वर्क करिए, आप हार्ड वर्क करिए, हैं? और ये भौतिक प्रलोभन से बचने के लिए आप अपने लक्ष्य को समर्पित होइए, अपने लक्ष्य को अपना केंद्र बनाइए, अपने जीवन का केंद्र बनाइए अपने लक्ष्य को, कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे क्या हासिल करना है। जब वो आप करेंगे तो इन सब का सपना भी नहीं आएगा आपको। आपको लगेगा कि ये सब व्यर्थ की चीजों, मेरा टाइम खराब हो रहा है, लगेगा आपको। ये बनना, सजना, संवरना, ये मैचिंग मिलाना और इसी प्रकार के लोगों के साथ में बातचीत करना, आपको लगेगा कि मैं कहाँ किनके साथ पड़ी हूँ, बेकार मेरा टाइम खराब हो रहा है। अपने आप आपका मन उचटने लग जाएगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ये समाधान बिल्कुल सहज समाधान है, जो हमारी सोच पर आधारित है, निश्चित रूप से। नेक्स्ट, इस तरह से ये समाप्त हुआ। अब ये मतलब ये बाहरी समस्याएं थी जो बताया आपको, तनाव के कारण बाहरी वाले। अब ये समस्या, ये तनाव का कारण क्या है? स्वभावजन्य होता है, बाद में तनाव होता है आपको, लेकिन कारण हम स्वयं होते हैं। जैसे आपस में पारस्परिक बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करने में संकोच होना, झिझक होना,
अरे मैं ज्यादा बात नहीं करती, घर से नहीं निकलना, बाहर किसी से मेलजोल नहीं करना, या अपनी ही सहेलियों से, अपनी बराबर के लोगों से, अपने रिश्तों से ईर्ष्या करना, जेलसी करना, वैमनस्यता करना, वो ऐसी है वैसी है, मैं बड़ी हूँ, ऐसा अपने आप को बताती जताती है, ऐसा उनका क्या कहते हैं उसको, नकल करना। नकल करने में जब सक्षम नहीं रहते हैं तो ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। या कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाते, विचारों को व्यक्त ही नहीं कर पाते, भीतर भीतर घुट के रह जाते हैं, तो स्वभाव इस प्रकार का रहता है। तो ये स्वभाव जो होते हैं हमारे, इसके परिणाम स्वरूप भी ये तनाव होने लग जाता है। तो क्या करें इसके लिए? इसका समाधान क्या है? अपने स्वभाव को बदलिए। हमारे स्वभाव में जब बदलाव आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे एक ही बात को बार बार याद करके, कुछ गलती हो गई या किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, उसी को बार बार सोच करके दुखी हो रहे, उद्विग्न। अरे भाई, गई जो गई सो गई बात, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? अरे जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का शिकवा कौन करे? खत्म। नई शुरुआत करिए। दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखना है। दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं इसलिए होता है टेंशन। अरे दूसरों से अपेक्षा रखने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। एक सोच लीजिए, ये नहीं करना है। स्वयं को और अपनी बातों को ही पूरा समझना, मैं ही ठीक बोल रही हूँ, मैं ही सही हूँ। अब ये सोच करके अपनी सहेलियों की बातों को काटना, दूसरों की बातों का अनुकरण करना, न उनके बारे में सोचना उचित, ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और बच्चियां, लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, भावुकता में बह करके सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी होता है। तो भावुकता के प्रवाह में न बहें, अपना ये चिंतन, ये दिमाग का जो पट है ना विवेक का, इसको भी खोल करके रखें। भगवान ने विवेक दिया है सोचने बूझने के लिए। हर क्षण सोचिए, क्या पहनूं, क्या खाऊं, किससे बात करूं, किससे कितना संबंध रखूं, किससे कितना मेल जोल रखूं, क्या करूं ये। और भावुकता में बह करके निर्णय ना लें, एक बार में ही आकर्षण में, भावुकता में। अच्छा, कभी कभी अनेक बच्चियों में क्या होता है, चिड़चिड़ करती है, क्रोध होता है उनको, और क्रोध जल्दी फुन फुन गुस्सा करती हैं। थोड़ा हुआ तो, नहीं तो रोने बैठ जाएंगी, नहीं तो चिड़चिड़ चिड़चिड़, उनको चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये ऐसा करेंगे तो कोई आपसे दोस्ती करेगा ही नहीं, उसके बाद में आप अकेले बैठे रहिए और बाद में डिप्रेशन होगा आपको। ये स्वभाव ही उचित नहीं है। और बहुत सारे लोग तो मैं ही हूँ, बस अहंकार में ही फूले रहते हैं। मैं सुंदर हूँ तो मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, तो मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ, तो मेरे को सब आता है, मैं होशियार। ये तमाम प्रकार की ये जो अहंकार वाली जो बात होती है, स्वभाव होता है, ये तो पूरा दुश्मन है। अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, अहंकारी व्यक्ति से कोई मिलना जुलना नहीं चाहता, उनसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता, इसलिए इसको तो दूर करिए। नकारात्मक विचार रखना, नेगेटिव नेगेटिव विचार रखना, पॉजिटिव नहीं सोचना, ये स्वभाव जन्य कारण है, जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, औरों का कोई सहयोग नहीं मिलता, कोई सद्भावना नहीं मिलती, कोई आशीर्वाद नहीं मिलता, कोई प्रेम नहीं करता, अकेले ही रह जाएंगे अगर ऐसा स्वभाव रखेंगे तो। जीवन में निरस्ता और अकेलापन आएगा, तनाव होगा, नहीं उभर पाएंगे, इसलिए अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट, मतलब इसके जो समाधान है, उस समाधान में यही बात आती है कि क्या करें हम? भाई अपने स्वभाव को बदलिए, अपनी समीक्षा करिए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मुझे क्या चीज को चेंज करना है, समीक्षा करिए। हाँ, ये गलती है, आपको समझ में आ गया, तो गलती को दिल से स्वीकारिए, गलती को दिल से स्वीकारिए, है ना। अगर किसी से गलती, आपके आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, उदार बनिए, उनको क्षमा कीजिए। स्वयं की गलती हो गई, स्वयं सॉरी करिए, आप देखेंगे इतना हल्का फुल्का महसूस करेंगे स्वयं सॉरी बोल करके और दूसरों को क्षमा करके, कि आपके प्रगति के, उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। तो अपने स्वभाव में उदारता बनाइए, उदारता अपनाइए। स्वयं के व्यक्तित्व को सतत सतत तराशें, क्या कमी है ना। और निरंतर नियमित क्रम में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन सबको अपने व्यक्तित्व का अंग बनाइए। प्रतिदिन उपासना करना, स्वाध्याय करना अनिवार्य है। और अपने आप को आप चेक करिए, संयम, समीक्षा करिए, मुझसे क्या गलती हो रही है। नेक्स्ट, जब आप ये करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का शानदार निर्माण भी होगा और आप चमकदार नक्षत्र की तरफ आप बढ़ेंगे और आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिव बनने बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी आएगी जब आप साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा करेंगे। सकारात्मक बनिए, सकारात्मक विचार रखिए, विश्वास करिए आप संसार की सबसे कीमती इकाई हैं। और कर्मफल का सिद्धांत होता है, मैंने आपको कहा आध्यात्मिक बातों पर विश्वास कीजिए।
तो कर्मफल का सिद्धांत का मतलब ये कि हम जो करेंगे वो हम पाएंगे। हम जो दूसरों से चाहते हैं वो हमें देना पड़ेगा दूसरों को, तो हमें प्राप्त हो सकती बात, वो चीजें हम पा सकते हैं। ठीक है, अवसाद ग्रसित नहीं होना है। अवसाद किसी को भी हो सकता है, परंतु मन की गहराई में उतर जाने पर यह खतरनाक रूप ले लेती है। यही अभी आपको बताया, ये डिप्रेशन, इसी को कहते हैं तनाव, और इससे हमको दूर रहना हमेशा। सारे समाधान आपको इसी प्रकार से बताए गए। स्टॉप, अब खत्म कर दीजिए दीदी। तो ये रहे अवसाद के, तनाव के कारण और उसके निवारण, बहुत सारी चीजें। मुझे आशा है कि ये सारी बातें आप में किसी न किसी बेटी बहन में लागू होती होगी, और जिनमें जो लागू होती तो वो अपना समाधान भी इसके आधार पर पाए होंगे, पा सकते होंगे। मेरी बात मैं समाप्त करती हूँ। अब इसको कितना समझ में आया, आप इसके लिए कुछ प्रश्न करना चाहेंगे, प्रश्न कीजिए। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।